और ये राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 है, जिसमें हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे, जो ये कहता है ऑल सिटीजन्स shall have the right, अधिकार होगा, भारत के सभी नागरिकों को अधिकार होगा। किस बात का अधिकार होगा? अब हम अगर एक चार्ट बना लेते हैं जिसपे किस बात का अधिकार होगा, तो हम देखेंगे एक तरफ हमारे राइट्स हैं जो 19(1) में दिए गए हैं, और एक हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुल 7 राइट थे, लेकिन एक राइट हटा दिया गया, तो टोटल जो राइट्स हैं इसमें वो 6 हैं। 6 राइट में 19(1)(a) है, जिसपे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(2) लगा रहा है। एक राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19(1)(b) है, जिस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(3) लगा रहा है। कि इस आधार पर आपको ये एक्सरसाइज करने नहीं दी जाएगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है तार्किक प्रतिबंधन। फिर एक आपको 19(1)(c) दिया गया है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(4) में है। एक 19(1)(d) और 19(1)(e) है। 19(1)(d) और 19(1)(e) इस ग्राउंड पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(5) में है। और एक आपको दिया गया है 19(1)(f), जिसको रिपील्स हटा दिया गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको यहां से हटा दिया गया है 31 को भी। और एक आर्टिकल 19(1)(g) है, जिस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(6) में दी गई है। ये पूरा आर्टिकल है 19(1), जिसमें 19(1)(a) हो चुका है, ये हो चुका है। आज हम 19(1)(b) की बात करेंगे। सर इसको फिर से बता दीजिए। 19(1)(a) को फिर से बता देंगे। चलिए बिल्कुल शुरू से फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। 19(1)(a) ये हमने चार्ट बनाया है। 19(1)(a) देख रहे हैं। 19(1)(a) क्या कहता है? सबसे पहली बात यह है कि ये नागरिकों को अधिकार है, सिटीजन्स। ये पर्सन को अधिकार नहीं है। सम फंडामेंटल राइट गिवन टू पर्सन्स एंड सम फंडामेंटल राइट गिवन टू सिटीजन्स। सिटीजन ऑफ इंडिया इसको एंजॉय करेंगे, न कि पर्सन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(1)(a) कहता क्या है? ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। किस बात का राइट? ये कॉमन होगा, और इसके बाद वाली लैंग्वेज में यहां लिख रहा हूं, राइट? ये कॉमन है पॉइंट यहां। क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। एक शब्द है स्पीच। स्पीच का मतलब है हमारा बोलना, आपका सुनना, ये स्पीच है, राइट? एक
होता है शब्द एक्सप्रेशंस। तो ये तो हमें समझाना नहीं है, इस समय लाइव चल रहा है। एक्सप्रेशंस तीन तरह के होते हैं, तीन तरह से हो सकते हैं एक्सप्रेशंस। पहला एक्सप्रेशंस होता है जो होता है मान लीजिए रिटन फॉर्म में। हमने बोला नहीं लेकिन लिखा, ये भी ये एक्सप्रेशंस और ये आजादी, आपको लिखने की आजादी है, एक्सप्रेशंस। इस रिटन में क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर आ जाएंगे, कुछ भी देखें, बुक्स आ जाएंगी, मैगजीन्स आ जाएंगी, पंपलेट्स आ जाएंगे, पोस्टर्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें ईटीसी कहां आ जाएंगी? रिटन फॉर्म में। क्लियर? ओरल फॉर्म एक होता है। ओरल फॉर्म का मतलब है कि जैसे आपने बोला किसी माध्यम तक वो आवाज आप तक आई, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की चीज, ये ओरल फॉर्म एक्सप्रेशंस। एक होता है एक्टिंग फॉर्म, एक होता है जिसको हम बोलेंगे गेस्चर फॉर्म। गेस्चर का मतलब है हाव भाव से, हाव भाव से। जैसे मैंने बताया था मिस्टर बीन हाव भाव पर है, उसमें उसके द्वारा बोलना कम है, जो हाव भाव है वो बताएंगे कि क्या हो रहा है, वो भी फ्रीडम है, हाव भाव। तो इस गेस्चर में क्या आ जाएगा? जो भी एक्टिंग है वो आ जाएगी। ये एक्सप्रेशंस है। क्लियर? अब हम एक सवाल पूछा जाता, देखिए ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। 19(2) हो गया आपका इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे, कुछ भी बोलने पर और एक्सप्रेशंस के इन फॉर्म पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस ग्राउंड पर? टोटल 8 ग्राउंड है। 19(2) मतलब 8 ग्राउंड्स हैं जिन आधारों पर आपको 19(1) एक ही एक्सरसाइज करने से रोक दिया जाएगा। वो 8 जो आधार हैं जिनके आधार पर आपको 19(1) एक ही एक्सरसाइज नहीं करने दी जाएगी, स्टेट आपको रोक देगा, वो है सॉवरेनिटी, रीजनेबल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है आपके बोलने से। फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट से प्रभावित हो सकते हैं आपके बोलने से। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था खतरे में पड़ जाए आपके बोलने से। डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की आप अवमानना करें,
ऐसा कुछ बोले जो न्यायालय की अवमानना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। डिफेमेशन, आप किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। उसकी एक सोशल वैल्यू है, आप उसको इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं, झूठा आरोप लगाया जाता है तो डिफेमेशन, मानहानि का केस होगा। और एक है अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन। पहले मैं हिंदी में लिखता हूं, अपराध उद्दीपन, फिर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इंस्टिगमेंट, INCITEMENT टू एन ऑफेंस। मतलब आप किसी को अपराध करने के लिए प्रवोक करें, टू एन ऑफेंस। ये 8 ग्राउंड हैं, जिन 8 ग्राउंड पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से नहीं करने दिया जाएगा। स्टेट आपको रोक देगा। क्लियर? तो ये क्या हो गई, मुझे बोलने दो, अभी मुझे कुछ कहना है, मुझे कहने दो। ये हो गई पॉलिटी, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ये हो गया क्या, पॉलिटी। इससे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निकला तो उसने कहा एक्सप्रेशंस ये भी है, तो सीधा सीधा कोई आर्टिकल नहीं दिया गया, राइट, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। लेकिन 19(1)(a) में ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर हम देखें तो पहला, राइट टू प्रेस इज द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19(1)(a। right to press is the fundamental right under article 19(1)(a। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का सबसे लास्ट में अगर हम निर्णय अभी 2019 का देखें, राइट टू इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट। गुलाब नबी आजाद एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस 2019, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया था लंबे समय तक। तुम यहां पर कहें राइट टू इंटरनेट, ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट, अंडर आर्टिकल 2 आएंगे, 19(1)(a) को मिलाना पड़ेगा और 19(1)(g) को मिलाना पड़ेगा। इन दोनों आर्टिकल के तहत राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट। तो ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ये पॉलिटी और ये कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? इंटरनेट का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई अलग से संविधान में व्यवस्था नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द फंडामेंटल राइट, राइट। तो लोग स्वतंत्र हैं प्रेस में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को प्रदर्शित करने के लिए। सर, राइट टू इंटरनेट पे भी यही रेस्ट्रिक्शंस ये भी तो लगेंगे अगर वो ये सब काम ना करे तो? क्या? हाँ, वो रेस्ट्रिक्शंस हम बताएंगे। रेस्ट्रिक्शंस यही होंगे अगर कोई पेपर, ये तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसी पे भी होंगे, इंटरनेट पे जैसे कोई किसी पे भी होंगे। आप किसी न्यूज़पेपर में जिस देश को तोड़ने की बात लिखना शुरू करते हैं तो फिर आपसे वो अधिकार छीन लिया जाएगा। आपकी प्रेस
को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आपके न्यूज़पेपर को, आपकी मैगजीन्स को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक, नाइनटीन वन बी की ओर बढ़ो। इसमें से 19(1)(b) की तरफ बढ़ा जाए। 19(1)(b) ऐसी और भी कुछ बातें हो सकती हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट के और भी ऐसे कई निर्णय होंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। पॉलिटी में 19(1)(b) का बात साफ नहीं से 19(1)(b) की बात कर रहे हैं। आप इधर देखिए 19(1)(b) क्या कहता है? All citizens shall have the right, क्या? Freedom of assembly, freedom of assembly, ये राइट है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, सम्मेलन का अधिकार है। असेंबली को हम बोलते हैं सम्मेलन का अधिकार है। बस दो शर्तें हैं कि वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, सम्मेलन जो आप करने जा रहे हैं वो पीसफुली शांतिपूर्वक होना चाहिए, और विदाउट आर्म्स होना चाहिए, निरायुध होना चाहिए, विदाउट आर्म्स, और वह विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ये सब ये आपका राइट है कि आप इस देश के किसी भी भाग में सम्मेलन कर लीजिए। इस सम्मेलन का मतलब क्या है, जरा अगर आप इस शब्द को और खोलें, ओपन द वर्ड सम्मेलन, असेंबली, तो इसका मतलब है आप पब्लिक मीटिंग करिए, अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पब्लिक मीटिंग्स करिए, आप डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करिए, हिंदी में प्रदर्शन बोलते हैं, आपको अधिकार है। शब्द को मैं खोल रहा हूं, सम्मेलन शब्द। आप प्रोसेसियंस मतलब जुलूस निकालिए, जुलूस निकालिए, आपको अधिकार है। आप मार्च करिए, आपको अधिकार है। राहुल गांधी मार्च कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, उनको संविधान में इसी आर्टिकल 19(1)(b) के तहत अधिकार दिया गया है, करिए, आपको अधिकार है। गांधी ने भी कभी दांडी मार्च किया था, अधिकार था गांधी को, साबरमती आश्रम से दांडी, अधिकार है। उन्होंने नमक विषय उठाया था। इनका मानना है, राहुल गांधी जी का, कि इस देश में जो एकता है उसको तोड़ने की बात हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसलिए भारत को जोड़ा जाए। इसका मतलब है जो वर्तमान में सरकार शासन कर रही है वो भारत को तोड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ। मार्चेस कर सकते हैं, ओपन द वर्ड असेंबली, आप मार्चेस कर सकते हैं।
आप रैलीज कर सकते हैं, आपको अधिकार है, रैली करिए, आप धरना दीजिए, ये अधिकार है। क्लियर? अब मैं एक रेड से शब्द लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये तो सब सम्मेलन में आएगा, ये तो सब सम्मेलन में आएगा, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ पार्ट ऑफ असेंबली। हड़ताल का अधिकार सम्मेलन में नहीं आएगा, तो राइट टू स्ट्राइक इज इलीगल, अवैध। स्ट्राइक नहीं करेंगे आप इसमें, हड़ताल। तो इसका मतलब है नो राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं आएगा इसमें। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इसमें नहीं आएगा, इसका आपको कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब जितनी भी ये हड़तालें होती हैं, चाहे वो बैंक की हड़ताल हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक करते हैं, वो सब की सब इलीगल है। ठीक है, तो क्या सम्मेलन शब्द समझ में आ गया? ठीक। स्मृति, इसमें 2 ग्राउंड पर इस पावर की एक्सरसाइज करने से आपको रोक दिया जाएगा। 2 आधार है। वहां पे हुआ था बहुत पहले जेएनयू में, ये तो कह रहे थे सम्मेलन देश तोड़ने के लिए, तो 2 इसी का फायदा उठा रहे हैं। रीजनेबल रेजिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं 19(3) की बात कर रहा हूं, जो रीजनेबल रेजिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। 19(3) क्या है? आर जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो एक आर और इस्तेमाल कर लें तो ये मूवी हो जाएगी, उस आर को हटा दें तो ये रीजनेबल रेजिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। ठीक है। 19(3) क्या कहता है कि 2 ग्राउंड पर आपको ये एक्सरसाइज करने से रोक दिया जाएगा। अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया प्रभावित हो रही है, संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता अगर आप इससे प्रभावित हो रही है, तो आपको असेंबली नहीं करने दी जाएगी। और अगर ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है तो आपको नहीं करने दी जाएगी। पब्लिक ऑर्डर में इंक्लूडिंग ट्रैफिक भी शामिल है, तो आपको इन 2 ग्राउंड पर इस पावर की एक्सरसाइज माने ये करने से रोक दिया जाए। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। मुझे 2 अधिकार पढ़ने का। पब्लिक ऑर्डर को हिंदी क्या लिखेंगे? पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था के खिलाफ, राइट, इंक्लूडिंग ट्रैफिक। ठीक, मुस्कुराइए कि आप संकल्प आइए इसमें, क्योंकि जैसे अब आप 19 के लिए क्या करिए, ये चार्ट बना के लगा लीजिए, और जब भी इसको देखें तो पता चल जाना चाहिए 19(1)(a) में क्या है, 1(b)(c) और इन पे रेजिस्ट्रिक्शंस किस तरह होंगे। ऐसे करिए, ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारे सिवा किसने रोका है? करिए, ठीक, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको निर्वाण की ओर लेके जाएगा। और अगर निर्वाण प्राप्त हो गया तो ये सुनिश्चित होगा कि आप महापरिनिर्वाण के रास्ते पे भी जा सकते हैं, माने जीवन और मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, सब लोग बुद्ध जी की शिक्षा लेने लगे। आगे बढ़े। 19(1)(c), जैसे आपको लगता है ना कि आप आजाद हैं, आजाद हो गए, ये देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, हमारे पास मौलिक अधिकार है। हाँ है,
लेकिन आर्टिकल 17 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट हैं कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओनली एंड ओनली वन आर्टिकल हु इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट इज द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देयर इज नो इफ नो बट। क्लियर? 19(1)(c) साफ करो। नाइनटीन 1(c) ये क्या कहता है? ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, किस बात का राइट? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में संगम या संघ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन को संगम या संघ भी बोलते हैं। कोई भी संघ, यूनियन बना लीजिए, पार्टी बना लीजिए, ठीक है। संगम या संघ बनाने का आपको अधिकार है। आपको संगम या संघ बनाने का अधिकार है। और इसमें एक शब्द कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे चल करके जोड़ा गया है, जो मूल संविधान में नहीं था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक अमूल, सहकारी समिति भी जोड़ दिया गया, और ये जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। एक शब्द और जोड़ा गया, प्लस CS में लिख दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदी में सहकारी समिति बोलते हैं, ये भी बनाने का अधिकार है। ठीक, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा ऐड किया गया। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक अमूल, ठीक। संघ बनाने का अधिकार है, बनाइए, क्लियर, लेकिन ओनली फॉर लॉफुल एक्टिविटी। ये किस एक्टिविटी के लिए हो गया? लॉफुल एक्टिविटी के लिए। लॉफुल एक्टिविटी, it's okay, no problem, this is your fundamental right, you exercise this fundamental right, there is no problem. But you form association for unlawful activity against the nation. Your activity of association is against the nation, to break the sovereignty and integrity of the India, to break the brotherhood of the nations. So, for lawful activity, it is your right. For unlawful activity, अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो क्या हाल होगा आपको? अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, और ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? पॉलिटी। जब मैं ये बात लेकर आऊं तो ये पॉलिटी हो गया। अगर आप अनलॉफुल, आपका एसोसिएशन अगर शामिल है अनलॉफुल एक्टिविटी में, तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक लॉ आप पे इंपोज होगा और आपका एसोसिएशन बैन कर दिया जाएगा फॉर सम इयर्स या फॉर लाइफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमी is the association in India, restrictions imposed lifetime, प्रतिबंधित है। तो फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ है
उस लॉ को अनलॉफुल एक ही लाएगा ना फुल में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये लॉ पर इम्पोज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें, हेलो एग्जाम्पल देना चाहें, एक अभी एसोसिएशन इस देश में था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, और उसको 2022 में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन पर अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप था, एविडेंस थे। क्लियर? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक संगठन है, ये बैन by central government for next 5 years in 2022। इसको अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इस संगठन पर, इस एसोसिएशन पर अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल होने की एविडेंस है। तो 19(4) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। 3 आर में एक आर हटाइए, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो है 3: सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक ग्राउंड ये है, दूसरा ग्राउंड पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा ग्राउंड मॉरलिटी। इन 3 ग्राउंड पर, तो ये जो बैन लगा है वो इस ग्राउंड पर लगा है, राइट। भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था ये संगठन। क्या मैं ये दोनों पहले डिस्कस कर दूं साथ में, फिर इनका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दोनों का काम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इस पूरे चर्चा में अगर आप निकालना चाहें पॉलिटी, तो पॉलिटी कितनी है? ठीक है, बाकी सब का सब क्या है? संविधान। ठीक, स्मृति कोई विकल्प नहीं है, केवल संकल्प है कि करना ही करना है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कल मैं पिक्चर देखने गया, दृश्यम 2, क्या इंड है, कातिलाना इंड है। बहुत अच्छा है सर, एकदम। हाँ, कातिलाना इंड है। एक्टिंग करने वालों को तो मैं शुक्रिया करता हूं अपनी तरफ से, लेकिन जिसने वो स्टोरी लिखी, आप सोचिए क्या क्रिएटिविटी होगी। हम यहां मेंस का एक सवाल उसको नहीं लिख पाते। मतलब वो निर्देशक, वो राइटर जो इस फिल्म को बनाते हैं, अगर वो यूपीएससी का एग्जाम दें तो क्या क्रिएटिविटी यूपीएससी के सवाल में लाएंगे। आप जरा सोच के देखिए, क्या क्रिएटिविटी लाएंगे, कैसे कैसे उसको कनेक्ट किया। वो व्यक्ति जो
8वीं पास, उसने पूरा जीवन, उसको पता था, इस बात का एहसास था कि किसी न किसी दिन पता चलेगा ही। और उसके लिए देखिए कैसे स्टोरी लिखना, फिल्म बनाना, कैसे कैसे कनेक्ट करना, क्रिएटिविटी देखिए। यही क्रिएटिविटी की डिमांड है आपसे, क्योंकि हर साल ऐसे लोग आएंगे जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड को और उठा देंगे, क्योंकि वो क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है, क्योंकि बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं शब्दों के, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन होंगे शब्दों के। और यूपीएससी इसी बात का खेल है कि आपको वो कॉम्बिनेशन आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको जिसको आता है शब्दों का, उस प्रश्न के सापेक्ष सबसे बेहतर जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। दो से खेलना को मिला के है ना, इसी बात का खेल है। बात आप समझ पा रहे हैं? 19(1) इनको देखिए, अपने 11.7 से रखे का आप मेरी बात मान लो, मैं सविनय अवज्ञा स्टार्ट नहीं करूंगा। इन बाबा जी ने, अरे स्मार्ट बाबा है भाई। जब इरविन उसको अनसुना करते हैं तो इनका डायलॉग क्या है? रोटी मांगी थी, उधर से पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की घड़ी आ गई है। जनता इमोशनल हो जाती है। आप शब्द हैं कैसे चयन करते हैं? ये जो डायलॉग है कि रोटी मांगी पत्थर मिले, जनता तो रोने लगेगी। आप इसी को ऐसे बोलते, हमारी मांगे नहीं मानी, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, तो मजा नहीं था इस बात में, मजा गायब है। बात आप समझ पा रहे हैं? सारा खेल क्या है? शब्दों का चयन है। आगे 19(1)D और 1E को एक साथ लिखते हैं। 19(1)D और 19(1)E। 19(1)D कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आचरण करने का अधिकार है। करिए, ठीक है। क्लियर? ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको अधिकार है। करिए, आपका मन हो अभी अंडमान निकोबार जाना चाहें वहां जाइए, केरला जाना चाहें वहां जाइए। आप वहां पर अगर रेजिडेंस बनाना चाहें तो रेजिडेंस बनाइए, सेटलमेंट होना चाहें तो सेटल करिए। 19(1)E ये कहता है कि आपको फ्रीडम है, किसकी? फ्रीडम ऑफ reside and settle, reside and settle, ये भी आपको अधिकार है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको देखिए 3 शब्द हैं,
फ्रीडम किस बात का है? मूवमेंट का, रिसाइड का, वहां रहने का, और सेटल माने वहां सेटल हो जाना है। तीनों अधिकार विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोलो, 3 पॉइंट्स हैं, मूवमेंट, रिसाइड एंड सेटल। हेलो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, लेकिन ध्यान देना, अगर हम 19(1)(d) के साथ आर्टिकल 21 को और ऐड कर रहे हैं तो आपको विदेश यात्रा का अधिकार मिल जाता है। राइट टू लाइफ के साथ यही अगर बात जोड़ रहे हैं तो टेरिटरी के बाहर भी अगर आप हैं तो भी आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर रसिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ तो वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये आपको विदेश यात्रा का अधिकार दे देता है। आपका होमवर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में ये बात कही, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, 2R हैं, वो किस 2R मतलब ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इन पे और इन पे 19(1)(c), 19(4) में कितनी रेस्ट्रिक्शंस थी? 3 ग्राउंड पक्का। अब 19(1)(d), 1E पर हम देखेंगे तो 2 ग्राउंड पर रीजनल रेस्ट्रिक्शंस हैं। 19(5) जो बोलेगा वो 2 ग्राउंड कौन कौन से हैं? आपका ये निर्णय जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के अगर खिलाफ है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति वाले एरिया में आपको जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह लगाया गया है ताकि उनका अपना जो इंटरनल कल्चरल और राइट्स हैं यार वो प्रभावित ना हो। क्लियर? क्योंकि आपके जाने से वो प्रभावित हो सकते हैं। राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये 2 ग्राउंड है। जल्दी से देख लेते हैं 19(1)(g) और बात खत्म करते हैं। सब के हैं, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? ठीक। अब इसमें हम 19(6) में एक ग्राउंड लेते हैं। वो ग्राउंड क्या है देखते हैं। (19)(1)(g) ये आर्टिकल कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी एप्लीकेशन trade, businesses.
किसी भी व्यक्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का आपको अधिकार है, लेकिन ध्यान ये देना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर हूं और हमने देखा सामने वाले डॉक्टर साहब की दुकान बहुत ज्यादा चल रही तो हमने बोर्ड लगा दिया दिल का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर आलोक साहब से मिले, राइट। या जैसे मान लीजिए कि अभी तक हम दुकान खोले हुए थे मोबाइल की, अब हमने मेडिकल स्टोर खोल लिया, तो सम क्वालिफिकेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी इम्पोज्ड। आपको वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है जनरल, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? हेलो, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। पता लगा आपने तो, आप तो डॉक्टर साहब बन गए, कितने लोगों का आर्टिकल 21 प्रभावित कर देंगे। तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर आपको ऐसी प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। तो नीड्स टू सम कंडीशंस, क्लियर। आर्टिकल 19 खत्म हो गया। कोई सवाल अगर मन में आया हो, आप करना चाहते हो तो आप प्लीज करिएगा जरूर। अब हम लोग एक साथ 3 आर्टिकल उठाते हैं और एक साथ खत्म करते हैं 20, 21, 22। तो ये आज का लेक्चर यहां तक कंप्लीट हो जाएगा और कल हमारी यात्रा इसके बाद वाले आर्टिकल से शुरू होगी, ठीक है। तीन आर्टिकल एक साथ हम लोग लेते हैं। ये हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये टॉपिक है और इसमें 3 आर्टिकल हम एक साथ लेते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ठीक।